स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यश लाल एग्ज़ाम्स पॉइंट में। आज एक और वीडियो आपके लिए जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीपीसीएस, यूपीपी और किसी भी प्रदेश के टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तो इसका आंसर होगा तृतीयक क्षेत्रक का। यानी कि राष्ट्रीय आय में जो सबसे अधिक योगदान है तृतीयक क्षेत्रक का है और सबसे कम जो योगदान है वह प्राथमिक क्षेत्र का है। किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तृतीयक क्षेत्र यह राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान करता है और इसमें व्यापार, होटल, बैंकिंग, संचार, बीमा, रियल इस्टेट और सरकारी सेवाएं और अन्य व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं। आपको इतना जानना है कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है। और सबसे कम योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हालांकि अब इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSCSO के साथ विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बना दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई है? तो 2 मई 1951 में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, CSO का मुख्यालय अभी इसके पहले वाले प्रश्न में बताया गया है, नई दिल्ली में है। और इसका कार्य क्या है? CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य भारत की सांख्यिकी प्रणाली को विकसित करना है, सांख्यिकी मानकों को बनाए रखना है और राष्ट्रीय आय जैसे विभिन्न डेटा को संकलित और प्रकाशित करना है। ध्यान रखना है, इसका CSO का जो मुख्य कार्य है भारत की सांख्यिकी प्रणाली को विकसित करना, सांख्यिकी मानकों को बनाए रखना और राष्ट्रीय आय जैसे विभिन्न डेटा को संकलित और प्रकाशित करना है। अक्सर ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO करता है। कौन करता है? CSO करता है। और CSO को अब जो है विलय कर दिया गया है किसमें? NSSO के साथ। और इसको जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का नाम दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रश्न को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ये है कि भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है तो भारत में गरीबी का आकलन जो किया जाता है लकड़वाला फार्मूला के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? लकड़वाला फार्मूले के आधार पर किया जाता है। लकड़वाला फार्मूला 1993 भारत में गरीबी का अनुमान लगाने की एक पद्धति है। लकड़वाला फार्मूला भारत में गरीबी का अनुमान लगाने की एक पद्धति है जो उपभोग व्यय और कैलोरी सेवन पर आधारित है। जो उपभोग व्यय और कैलोरी सेवन पर आधारित है। यानी कि भारत में गरीबी का आकलन जो होता है ना, वह उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। और किस फार्मूले के आधार पर किया जाता है? लकड़वाला फार्मूले के आधार पर किया जाता है। यह समिति गरीबी रेखा को इस तरह से निर्धारित करती थी कि शहरी क्षेत्रों में 21 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी का उपभोग सुनिश्चित हो सके। यानी कि भारत में गरीबी का आकलन लकड़वाला फार्मूले के आधार पर है और उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था। अगला प्रश्न ये है कि योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था तो किसने दिया था? जॉन मथाई ने दिया था। किसने दिया था? जॉन मथाई ने दिया था। कब दिया था? 1950 में दिया था। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कर दिया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था?
प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होते थे। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, इतना ध्यान रखना है। नाम बदला गया है लेकिन इसका काम वही है। योजना आयोग का अध्यक्ष पहले भी प्रधानमंत्री होते थे और इसका नाम बदल करके नीति आयोग किया गया है, तो इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। इस योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी और इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र विशेष रूप से कृषि के विकास पर केंद्रित था। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह कृषि से संबंधित था, यानी कि कृषि खाद्यान्न को बढ़ाना था। ध्यान रखिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? प्राथमिक क्षेत्र पर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुपर कैबिनेट के रूप में हम राष्ट्रीय विकास परिषद को जानते हैं, जिसको हम कहते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को जाना जाता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था, कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को हुआ था एनडीसी का गठन। और राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना योजना आयोग के सुझाव पर हुई है। इसकी जो स्थापना जो हुई है, एनडीसी की जो स्थापना हुई है, किसके सुझाव पर हुआ है? योजना आयोग के सुझाव पर हुआ है। और इसके जो सदस्य कौन हैं? एनडीसी के सदस्य कौन हैं? इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री हैं, और सदस्य के रूप में केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्री हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और योजना आयोग के सदस्य हैं। तो ध्यान रखना है कि एनडीसी के जो सदस्य हैं वो कौन हैं? प्रधानमंत्री तो उसके अध्यक्ष हैं, और केंद्रीय कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं वो सभी लोग सदस्य हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और योजना आयोग के सदस्य हैं। तो इस तरह एनडीसी का जो सदस्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सदस्य संख्या, और इसमें के जो सदस्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956 तक था, आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। किस आधार पर था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर था। ये प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो ड्राफ्ट मैन थे, यानी कि इसका जो मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? हैरोल्ड डोमर ने किया था। मॉडल का सिद्धांत हैरोल्ड डोमर मॉडल के अनुसार आर्थिक विकास की दर, बचत की दर और निवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कि हैरोल्ड डोमर का जो मॉडल था उन्होंने बताया आर्थिक विकास की दर, बचत की दर और निवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कि हैरोल्ड डोमर ने क्या बताया? आर्थिक विकास की दर, बचत की दर और निवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 था, किस पर आधारित थी? यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो पीसी महालनोबिस ने प्रस्तुत किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? पीसी महालनोबिस ने प्रस्तुत किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। यानी कि हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसके जो मॉडलकार थे वो कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। इतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? योजना अवकाश काल में हुई थी। कब हुआ था? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी?
योजना अवकाश काल में। और बोकारो स्टील प्लांट की जो शुरुआत हुई थी वो भी योजना अवकाश काल में ही हुई थी। और योजना अवकाश काल क्या है? 1966 से 1969 तक की अवधि को हम योजना अवकाश काल कहते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि योजना अवकाश काल की अवधि क्या है। तो योजना अवकाश काल की अवधि क्या है? 1966 से 1969 तक की अवधि को हम योजना अवकाश काल कहते हैं। क्योंकि 1966 और 1969 की जो अवधि है, इस अवधि में कोई भी पंचवर्षीय योजना कार्यरत नहीं थी। अगला प्रश्न है, गाडगिल योजना कहलाता है। गाडगिल योजना कहलाता है। तो गाडगिल जो योजना है वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को कहते हैं। गाडगिल योजना का संबंध किससे है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से है। क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल प्रस्तुत किया था, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल प्रस्तुत किया था गाडगिल ने ही किया था। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गई? तो वह पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा गया है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। और अब तक देश में कितनी पंचवर्षीय योजनाओं ने अपना कार्य पूरा कर लिया है? अब तक देश में कितनी पंचवर्षीय योजनाओं ने अपना कार्य पूरा कर लिया है? तो 12 पंचवर्षीय योजना। कितना? 12 पंचवर्षीय योजना अब तक देश में लागू हुई है। और 12 पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? वह समाप्त हुई थी 31 मार्च 2017 को। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 31 मार्च 2017 को समाप्त हुई, उसके बाद देश में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना बंद कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अब कोई भी पंचवर्षीय योजना इस समय कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि अब तक देश में 12 पंचवर्षीय योजनाओं ने अपना काम पूरा कर लिया है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को अपना कार्य पूरा कर लिया, और उसके बाद देश में पंचवर्षीय योजनाओं का बनाना बंद कर दिया गया है। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ, देश से गरीबी हटाओ, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई है वह 6वीं योजना काल में हुई है। कब हुई है? 6वीं योजना काल में हुई है। और कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को हुई है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, वह यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना ये पूछ सकता है कि कब हुई थी, तो आपको बताना है 12 जुलाई 1982 को हुई है। और ये भी पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। और एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है नाबार्ड से संबंधित, वह यह है कि नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुआ है? किस समिति की सिफारिश पर हुआ है? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सुझाव पर हुआ है या शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर हुई है। ये तीनों प्रश्न जो इससे कई प्रश्न बनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को हुई है। किस समिति के सिफारिश पर हुई है या किस समिति के सुझाव पर हुई है? तो शिवरामन समिति के सुझाव पर हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर, अब तक सर्वाधिक सफल योजना थी। अब तक सर्वाधिक सफल योजना कौन थी? तो अब तक सबसे सर्वाधिक सफल योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल 1992 से 1997 थी। ध्यान रखना है, अब तक की सर्वाधिक सफल योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल 1992 से 1997 थी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई। यह प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा गया है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है? तो 1967-68 में हुआ है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है, और उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में या योजना अवकाश काल में। तो क्या है? योजना अवकाश काल में, क्योंकि आपको बताया गया है कि 1966 से 69
1966 से 1969 तक की जो अवधि है यह योजना अवकाश काल है। क्या है? योजना अवकाश काल है। योजना अवकाश काल है। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है? 1967-68 में। तो ध्यान रखना है कि हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई है। कब हुई है? योजना अवकाश काल में हुई है। कब हुई है? योजना अवकाश काल में हुई है। योजना अवकाश काल में हुई है। और एक प्रश्न और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर EMS स्वामीनाथन जी हैं। कौन है? डॉक्टर EMS स्वामीनाथन है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको अब तक पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और प्रश्न ये भी बनता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक हैं वो नॉर्मन ई बरलाग हैं। कौन है? नॉर्मन ई बरलाग हैं। ध्यान रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर EMS स्वामीनाथन हैं और विश्व स्तर पर अगर पूछा जाएगा कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो नॉर्मन ई बरलाग हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।